बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM के चैनल पर आपका स्वागत है। ऋषि कृषि श्रृंखला में हम आज आपके बीच मधुमक्खी पालन में अग्रणी भूमिका निभा रहे अपने बीच के गोरखपुर के एक साथी राजू सिंह जी को लाए हैं। राजू सिंह मधुमक्खी उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया है। आज ऐसे दौर में जब स्वरोजगार की बात हो रही है और अपना काम, अपना स्टार्टअप शुरू करने की बात हो रही है, राजू सिंह इस क्षेत्र में एक नज़ीर हैं। उनकी मेहनत कैसे रंग लाई, आपके मन में भी मधुमक्खी उत्पादन की आइडिया आ सकती है। आप इस दिशा में सोच सकते हैं, जो ख़ास तौर से नौजवान भाई हैं, कि हम इसको रोज़गार के लिए कैसे माध्यम बनाएं। तो कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसके लिए इन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया, कैसे इन्होंने अपना काम शुरू किया, आज इस पर इनसे बातचीत करेंगे। राजू सिंह जी, आपका लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। राजू सिंह जी ग्राम हरपुर पीपीगंज के निवासी हैं। आप ये बताइए कि जी ये मधुमक्खी पालन का विचार कैसे आपके मन में आया? हम पहले टमाटर की खेती करते थे, औद्यानिक खेती करते थे जी। जो बाज़ार में रेट होता था उस रेट से बिकता था। तो हम सोचे कि कोई ऐसा काम करें जिसमें हम उत्पादन को अपने आराम से बेचें, अच्छे रेट से बेचें जी। तो हमारे मन में दिमाग में आया कि ऐसा करें। तो हम गए राजकीय मौन पालन केंद्र जेवली कोट नैनीताल, वहाँ प्रशिक्षण लिए 1991 में जी। और डॉक्टर योगेश्वर सिंह हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें सिखाया। उसके बाद हम मौन बॉक्स 5,000 की पूंजी से शुरू किए, 5,000 रुपये इकट्ठा करके, और गए लुधियाना से 3500 में 2 बॉक्स ले आए, 2 कॉलोनी, हनी बी कॉलोनी 2 ले आए। तो किराया भाड़ा भी खर्च हुआ, उसमें 5,000 में 200 रुपये घर आते आते बचा, और उसी से शुरू किए, यहाँ ला करके गोरखपुर में शुरू किए। इसके लिए जैसे अगर जो कोई मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता है जी, तो उसके लिए उसके पास कितनी जगह हो, पेड़ भी होने चाहिए, बगीचा होना ही चाहिए, क्या उसके लिए प्राथमिक शर्तें क्या हैं, या ज़रूरी उसके लिए उपादान क्या? सबसे आवश्यक तो है, जो भी भाई, अगर किसान भाई या नौजवान करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण के लिए उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग में वहाँ बस्ती रिसर्च सेंटर है, वहाँ सीजन में, जाड़े के सीजन में प्रशिक्षण होता है। और वहाँ नहीं अगर जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ 12 महीने हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। हम भी आपका जहाँ मधुमक्खी पालन आपने किया है जी, वहाँ प्रशिक्षण का काम आप चलाते हैं? हम चलाते हैं, बस्ते भी हम वहाँ ट्रेनिंग देने जाते हैं जी, वहाँ भी जाते हैं जी। उद्यान विभाग की हर गोष्ठी और सेमिनार में मुझे मौन पालन पे प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। ये कितने दिन की ट्रेनिंग आप देते हैं? वो कितना टाइम लगता है इस ट्रेनिंग में? ये इस ट्रेनिंग का कोई समय नहीं है जी। एक सप्ताह हमारे यहाँ समय नहीं है। सरकारी योजना में चूँकि उनको एक प्रक्रिया है, ड्यूटी है, तो अपना 1 सप्ताह या 15 दिवसीय करते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ कोई समयबद्धता नहीं है, आप जितने दिन में सीख लें। हमारे यहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था हम करते हैं जी, और हमारे यहाँ वो रह करके सीख लें। उसके बाद सामान ख़रीदना चाहें या तो हमसे ख़रीदें या कहीं और से ख़रीदें जी, जी। और जा कर के अपना काम करें। अच्छा, इसके लिए आपने कुछ शुल्क निर्धारित किया होगा? नहीं, कोई शुल्क हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, ऐसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ काम हो रहा है तो उसी में अपना आकर के वो भी सीख लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे जो किसान भाई हैं इस बात को ख़ास तौर से नोट करें
कि पीपीगंज के ग्राम हरपुर में ये राजू सिंह जी इसका प्रशिक्षण भी देते हैं और इसमें कोई फीस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये खास बात है। जी। आप अभी कितने बॉक्स आपके लगे हुए हैं? हमारे पास 1000 के लगभग कॉलोनी है, 1000 बॉक्स। 1000 बॉक्स? 1000 कॉलोनी पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी। कितना उत्पादन हो जाता होगा शहद का? शहद का उत्पादन मौसम और समय पर निर्धारित है जी। ये जैसे फसल है जी। मौसम साथ दिया तो अच्छा होगा, मौसम प्रतिकूल रहा तो थोड़ा कम होगा। तो पिछले साल तो अच्छा रिकॉर्ड रहा। अच्छा। इस साल थोड़ा उत्पादन कम हुआ, टेम्परेचर नवंबर दिसंबर में ज़्यादा रहा इसलिए नेक्टर नहीं बना, और जनवरी में ज़्यादा ठंडक पड़ गई, फिर भी उत्पादन वही फरवरी में जाकर के हुआ, कुछ मार्च में हुआ। लेकिन तो ये फलों के रस से ही, ये मधुमक्खियाँ तो रस फलों से, ये पेड़ों से ही लेती हैं, फूलों से। जितनी तिलहनी और दलहनी फसलें हैं जी, इनका मधुमक्खियों का काम, मधुमक्खी तो नेचर से है, मधुमक्खी का काम है तिलहनी और दलहनी फसलें और साथ साथ जो भी पेड़ पौधे हैं इनके फूलों पर पॉलिनेशन करना, पर परागण क्रिया करना। उससे इनके पर परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है, 15 से लेकर 25% तक उत्पादन बढ़ जाता है। जी। हाँ। तो आप जैसे आपने जब काम शुरू किया होगा तो उस समय आप जब प्रशिक्षण लेके आए तो आपने कितने लोगों से काम शुरू किया था? तब तो हम अकेले शुरू किए थे। अकेले शुरू किए थे? घर के लोग अपना देख रेख कर रहे थे। जी। और कितने लोग आज आपके यहाँ काम कर रहे हैं? अब हमारे पास 15 का स्टाफ है। अब बाकी घर परिवार तो उसी में लगा हुआ है। जी जी जी। सब लोग जो भी होता है सहयोग करते हैं। जी। तो ये जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे शहद आपका, तो वो इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए एक मार्केटिंग की समस्या होती है, जो आप शहद तैयार करते हैं उसको आप बेचते कैसे, मतलब बाज़ार तक उसको पहुंचाने में सरकार का क्या कोई सहयोग है या आपको स्वतः प्रयास करना पड़ता है? इस सरकार का सहयोग रहता है। अच्छा। बिना सरकार के सहयोग के कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये ऐसा काम है मौन पालन कि इसमें आपको बाज़ार खुद मिल जाता है। जैसे जहाँ आप कॉलोनी लगाते हैं जी, तो वहाँ लोग देखते हैं कि हाँ इनके यहाँ मधुमक्खी पालन हो रहा है, तो धीरे धीरे अपना लोग कहते हैं भैया हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। ऐसे लेते रहते हैं, ऐसे धीरे धीरे आप लिए, आप 4 लोगों को और बताएं। इस तरह से हमारे साथ तो यही हुआ जी, शुरू से आज तक। अब तो हमारे पास हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है और पूरा ब्रांडिंग हो गया है और बाज़ार में ऑनलाइन भी बिक रहा है। तो हम ऐसी इस तरह से सबका काम हो जाएगा। अगर कोई भी शुरू करे तो किसी को बाज़ार की ज़रूरत अपने आप मिल जाएगी। मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। तो आपने कितनी मतलब इस समय जो आपके पास जगह है, इसके लिए जैसे कोई करना चाहे तो उसके कितनी जगह चाहिए? उसके जगह का कोई इशू नहीं है। अच्छा, कितने बॉक्स, मतलब छोटी सी जगह पे भी बॉक्स लग सकते हैं? कोई कहीं भी आप लगाएंगे, चाहे अपने गांव पर लगाइए, चाहे हम तो पूरे उत्तर भारत में घुमाते रहते हैं जी। तो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रखेंगे, कोई भी खाली ज़मीन, बेकार ज़मीन हो वहाँ आप रख दीजिए। अगर दूसरे जगह, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो किसी से संपर्क अपना जाइए, पहले देख आइए, जो असल जगह सूटेबल हो तो वहाँ के लोगों से संपर्क लीजिए कि भैया ये खाली जगह है। नहीं खाली जगह अगर वहाँ है तो किराए पर ज़मीन ले लीजिए। तो आप कहाँ किसी और जगहों पे भी जाते हैं? जैसे जी, कहाँ जैसे कहाँ जाते हैं? हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बाराबंकी में तो हमारा पुराना अड्डा है जी। बाराबंकी तो हर साल हमारा एक साइड वहाँ रहता ही रहता है जी। उसके अलावा भी और पश्चिमी ज़िलों में हम लगाते हैं। अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, राजस्थान में भरतपुर जाते हैं तो हम घुमाते रहते हैं। अच्छा, पूरे साल आपका ये काम चलता रहता, घुमाते रहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस ये वर्क कंटिन्यूअस। तो ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो काम करते हैं उसकी क्वालिटी, जैसे बाज़ार में बहुत सारे शहद हैं और मैं एक नामचीन व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन लोग आमतौर पे शिकायत करते हैं कि उसमें जैसे चीनी मिली होती है जी। तो असली शहद की पहचान क्या है? देखिए ये हम लोग कैसे उसको, जैसे कॉमन मैन जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कैसे समझें कि ये शुद्ध है, ये विशुद्ध है? जी जी। देखिए ये भ्रांतियाँ हमारे भारतीय लोगों में बहुत
भयानक रूप ऐसा से। भी लोग कहते हैं कि आप लोग कुछ मतलब जो मधुमक्खी पालक हैं वो मधुमक्खियों को चीनी जी देते हैं इसलिए मिठास बढ़ जाती है, क्या ऐसा भी कुछ? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ, हमारे देश में जो भी शहद पैदा होता है, हमारा मधुस्राव काल इधर का उत्तर भारत का आपका अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक है। यही मधुस्राव काल, इसी टाइम सबसे ज़्यादा शहद निकलता है। जी, और उसमें 70% शहद, 70 का 80% मान लीजिए, 80% शहद हमें मस्टर्ड से मिलता है, सरसों के फूलों से मिलता है। जी, और सरसों के फूलों से जो भी मधुमक्खियाँ नेक्टर लाती हैं और शहद बनाती हैं, वो शहद जब टेम्परेचर लो होता है जाड़े में जम जाता है। और जब जम जाता है तो यहाँ के लोगों के दिमाग में घर कर गया है कि जम गया तो चीनी है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, जबकि विदेशों में इसी का डिमांड है। यूरोप कंट्री में भी लोग, भारत से शहद निर्यात होता है, जी, गल्फ़ कंट्री में यहाँ लोग खाते हैं, वो जमा हुआ ही शहद खाते हैं। यहाँ भी बहुत लोग जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें बताएंगे अगर कि ये सरसों वाला है आप ले लीजिए, कहेंगे नहीं नहीं हमें जमा वाला ही दीजिए, तभी हम मानेंगे कि सरसों का है। ये नीम का भी की भी शायद होती है, नीम से भी निकालते हैं क्या? देखिए नीम का फूल बहुत छोटा होता है जी, उस पर हम जो मधुमक्खी पालते हैं हम लोग तो इटालियन मेलिफेरा होती है। इटालियन मेलिफेरा मधुमक्खी बड़ी होती है और थोड़ी बड़ी होती है, सारंग मधुमक्खी से छोटी होती है। अगर नीम के पेड़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं और वहाँ आवश्यकता अनुसार कॉलोनी लगाई जाए तो निश्चित रूप से नीम से शहद निकलेगा। और शहद वो बहुत औषध का, वो बेटाडीन लोशन समझिए उसको, अगर घाव पे भी लगा दिया जाए तो घाव ठीक हो जाएगा। बेटाडीन से ज़्यादा कारगर होता है वो। जी, जी, जी। आप बनाते हैं कि नहीं नीम का? कभी कभार लगाते हैं। अच्छा, हाँ, कभी कभार जैसे अब हम लोगों की साइड बड़ी साइड है जी, तो कहीं ले जाएंगे तो एक गाड़ी पूरी ले जाएंगे, 300-250 कॉलोनी ले जाएंगे। जी, और पेड़ वहाँ अगर 50 हैं, 250 कॉलोनी गिरा दिए तो वो खा जाएंगी, बचाएंगी नहीं। शहद तो उनका भोजन है ना, जब खाने के बाद जो बचेगा वही तो मिलेगा। ये जो मधुमक्खियाँ हैं इसमें भी क्या स्वदेशी हैं और विदेशी हैं? नहीं, अपने यहाँ तो जैसे अपने यहाँ जो मधुमक्खी छत्ता लगाती है जी, जो आम तौर पे जैसे हाँ। गांव में बगीचों में, तो वो तो देसी है। लेकिन आप लोग क्या कोई विदेशी भी, जो आप अभी बता रहे थे कि इटालियन, ये मधुमक्खी पूरे विश्व में व्यावसायिक रूप से पाली जा रही है। इसका इटालियन मेलिफेरा, इटालियन मेलिफेरा, हाँ, अच्छा, इसको एपिस मेलिफेरा भी कहते हैं जी। वो जो हमारी भारतीय मधुमक्खियाँ हैं जी, उनमें जो छोटी वाली है, सबसे छोटी वाली जो घास है उसमें लगा लेती है जी, उसका शहद 50 ग्राम मिलता है। अच्छा, उससे जो बड़ी होती है बीच वाली, जी, उससे 2 से 2.5 किलो शहद मिलता है। सारंग मधुमक्खी है तो बहुत उग्र होती है, वो बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में, हाँ, बड़े बड़े पेड़ की टहनियों में, जी, ज़मीन से 15 फीट के ऊपर ही उसका छत्ता पाएंगे। जी, अब वो उसको नटें निकाल सकते हैं। हमारे युवा जो व्यावसायिक मौन पालन करना चाह रहे हैं, या हम लोग उसको नहीं निकालते हैं, उसको वही नट लोग निकालते हैं। और ये जो इटालियन, और उनके में घर छूट और बकछूट की आदत ज़्यादा है, रोग बीमारियां ज़्यादा हैं। और ये जो एपिस मेलिफेरा है, इनमें घर छूट और बकछूट की आदत कम है, रोग बीमारी कम है और कार्य क्षमता अधिक है, उत्पादन भी ज़्यादा है। लेकिन कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ भारतीय जो देसी गायें थी और वो पहले दूध उनका बहुत गाढ़ा होता था, बाद में जर्सी गाय आ गई। जर्सी गाय दूध तो बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन उसकी क्वालिटी में और देसी गाय के दूध की क्वालिटी में दोनों में अंतर हो जाता है। तो कहीं जो आप लोग इटालियन ये ला रहे हैं, तो इटालियन में और जो देसी मधुमक्खियाँ हैं दोनों के शहद में क्वालिटी में तो अंतर नहीं हो रहा? नहीं, ये गुणवत्ता में कोई अंतर, क्योंकि जो मधुमक्खी देसी वाली है जी, जो वो भी नेचर पे जाती है, फूलों से ही लाती है नेक्टर। ये भी मधुमक्खी फूलों से नेक्टर लाती है, शहद बनाती है जी। तो कहाँ अलग हुआ? वही चीज़ वो भी कर रही है, वही चीज़ वो भी कर रही है। ये कहाँ से मंगाते हैं इसको, ये जो मधुमक्खियाँ हैं जो इटालियन है? ये भारत में सन 1965 में मंगाई गई थी इटली से जी। हाँ, सबसे पहले वही चेत सिंह ढोलेवाल पंजाब लुधियाना के किसान हैं, उनको ला करके 5 बक्से दिया गया था जी। फिर बढ़ाते सब जगह फैल गया। अब हमारे भारत में जो भी व्यावसायिक मौन पालन हो रहा है
वो इसी पर पहले होता था। जी पहले छोटी वाली जो बीच वाली मधुमक्खी है उसी से होता था यहाँ। जी जी जी। लेकिन अब सब इटालियन मेलिफेरा से हो रहा है। तो यदि अभी आपने जो जानकारी दे रहे हैं उससे लग रहा है कि मधुमक्खी पालन का काम जो हमारे किसान भाई या नौजवान जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कि मतलब अगर जो क्या कोई सरकार की ओर से अगर जो कोई करना चाहे तो उसको कोई सब्सिडी, लोन में सब्सिडी या कोई सुविधा मिलती है क्या? बहुत सुविधाएं हैं, सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। जी हाँ, इसमें आपका खादी ग्रामोद्योग है। जी खादी ग्रामोद्योग आपको बैंक एडेड सब्सिडी देता है। आप बैंक से बात करके और वहाँ फाइल जमा करेंगे जी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के वहाँ, जी, तो वो सैंक्शन करके भेज देंगे, बैंक आपको पैसा देगा और आप मौन पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। कुछ सब्सिडी भी है उसमें? हाँ, 35% सब्सिडी मिलती है उस पर। 35% जितना प्रोजेक्ट होगा उसका 35% सब्सिडी मिलती है। जी जी जी। उद्यान विभाग में भी योजना है जी, उसमें भी अगर अनुसूचित जाति के हैं जी तो 5 बॉक्स उनको मिलते हैं। जी अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 50 बॉक्स की स्कीम है। जी 50 बॉक्स आप खरीदिए और ख़रीद करके वो ये है उनके यहाँ बाध्यता ये है कि वो लाभार्थी प्रशिक्षण लिया हो, ट्रेनिंग लिया हो जी, और उनके वहाँ एक गाइडलाइन है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो फर्में हैं, जैसे हमारी फर्म है भारत सरकार नेशनल बी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मान्यता प्राप्त फर्मों से आप क्रय करेंगे, क्रय करके और बिल कार्यालय को प्रस्तुत कर देंगे। कार्यालय आपको 2,20,000 रुपये का वो प्रोजेक्ट है, उसका 40% 88,000 रुपये आपके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। जी। ये है स्कीम। कितनी पूंजी से, जैसे अभी जो पहली बार स्टार्ट करे तो कितनी पूंजी से उसको स्टार्ट कर सकता अगर है? अपने पूंजी से स्टार्ट करना चाहते हैं जी, तो वो 2-4 कॉलोनी 10 कॉलोनी जितना भी लेना चाहें उतने कॉलोनी से शुरू कर दें। नहीं, अगर सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के हैं, तो उनको तो 90% छूट है। जी 20,000 का छोटा सा स्कीम है, 20,000 में 18,000 उनके खाते में चला जाएगा। 20,000 के 5 बक्से अगर हमसे ख़रीदते हैं तो ख़रीद करके हमसे बिल ले जाकर, हाँ ये है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा? वहीं उद्यान कार्यालय में होता है। अच्छा, जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होता है जी। वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आप हमसे क्रय करिए, क्रय करके बिल ले जाकर कार्यालय में प्रस्तुत करिए। अनुसूचित जाति के हैं तो 5 बक्से खरीदिए, बिल प्रस्तुत करिए, आपको 18,000 रुपया आपके खाते में चला जाएगा। और सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 50 बक्से लेने होंगे। 2,20,000 का स्कीम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गया है लेकिन बिल बनेगा 2,20,000 का जी। और उससे अधिक का भी बनवा सकते हैं जितने का खरीदें, लेकिन आपको सुविधा 2,20,000 पे 40%, यानी 88,000 रुपया आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जी जी जी। ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है जी। हाँ, डीबीटी के माध्यम से। अच्छा, तो अभी आप लोगों का कुछ समय समय पे सरकार जो अपने मेले लगाती है, जो प्रदर्शनी लगाती है, उसमें भी आप लोग जाते होंगे? हाँ, हमको हमें बुलाया जाता है और जो भी गोष्ठी, सेमिनार और प्रशिक्षण ये होता है कार्यक्रम, उसमें बुलाया जाता है, हम जाते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, अपना स्टॉल भी लगाते हैं। जी। ज़िले में एक आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि कितने मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में कितने लोग लगे हुए हैं? कई लोग लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, कई लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। हाँ, हमारे टच में हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपना एक FPO भी बना रखा है। जी। हाँ, हमारे FPO से लोग जुड़े हैं, वो भी लोग कर रहे हैं। FPO का मतलब? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो भारत सरकार की एक स्कीम है जी, किसान उत्पादक संगठन। जी। तो उस संगठन बनाइए, संगठन बना करके किसी भी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में काम करिए। अच्छा, केंद्र सरकार की ओर से भी कोई इसके लिए मदद या प्रोत्साहन की धनराशि दी जाती है क्या? हाँ, वो वही जो खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य सरकार का है जी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड आयोग है वो भी इस तरह का सब्सिडी देता है जी, 35%। और भी आप अगर कोई प्लांट वगैरह, हनी प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह लगाते हैं तो उस पर भी सब्सिडी देता है 35%। तो आपने जो प्लांट लगाया है जी, उसमें कितनी लागत लगी होगी? हमारे प्लांट में 35 लाख रुपए लागत लगी है, लेकिन पैसा हम अपने पास से लगाए हैं।
जी 18 लाख रुपया हम ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चलती है यहाँ, जी उद्यान विभाग की तरफ से चलती है। जी और ये बड़ी अच्छी स्कीम है। इस पे जो भी उद्योग धंधे चल रहे हैं जी सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इससे हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, जो भी इच्छुक हैं वो वहाँ यहाँ DRP नियुक्त है, जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में जी एक DRP नियुक्त हैं, प्राइवेट हैं वो जी और उनका काम है, कोई भी इच्छुक व्यक्ति है तो उनका वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कोई शुल्क है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है जी। जो भी उनको पारिश्रमिक है वो सरकार देती है उनको। अच्छा। वो ऑनलाइन सारा आप डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कर देंगे जी। और बैंक जो बताएंगे उस बैंक में खाता होगा आपका, वहाँ का जोड़ देंगे, वहाँ ऑनलाइन अपने आप पोर्टल पे शो करेगा, बैंक पे जाके आप संपर्क करें, नहीं तो खुद बैंक संपर्क करेगा आपसे। मतलब कोई दिक्कत वहाँ? कोई दिक्कत नहीं है, PMFME में कोई दिक्कत नहीं है जी। और आराम से आप, हाँ, आप डिफ़ाल्टर न हो, आपका साख सही हो, सिविल वगैरह सही हो तो बैंक कोई भी फाइल रोकेगा नहीं, कर देगा। अच्छा, कोई मतलब परेशानी नहीं है ना, बैंक कोई परेशानी नहीं। हम भी लिए, हमको 3 बार बैंक चिट्ठी लिखा जी कि आप इतने तारीख तक बता दें, काम करा लें, नहीं तो आप मान लिया जाएगा कि आप ऋण देने के इच्छुक नहीं हैं। तो हम कहे साहब कर लेंगे, हम अपना पैसा पहले लगा करके स्ट्रक्चर बना लें, ज़्यादा काम कर लें, फिर उसके बाद हम ले लेंगे, अब मशीन मंगा लेंगे। आपका जो प्रोडक्ट है जो आप तैयार कर रहे हैं शहद, जी, ये कहाँ कहाँ जाता है? ये आपको केवल यूपी में ही है कि? नहीं, और जगह भी, और भी राज्यों में जाता है जी। विदेश जो जाते बहुत लोग ले जाते हैं, नेपाल अच्छा। भी जाता है, नेपाल जाता रहता है जी जी। कितने का टर्नओवर होगा इस समय आपका, जो आपका व्यवसाय है? देखिए, ये थोड़ा हम लोग किसान हैं तो ज़्यादातर काम हम लोग का, जैसे पैसा कहीं से आया जी तो वहीं अगर ज़रूरत है तो वहीं दे दिया जी। अगर बैंक में टोटल पैसा आ जाए तब तो बहुत ज़्यादा होगा, जी, फिर भी 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा टर्नओवर है। कितने परिवार आपके इस काम से जुड़े हैं और कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं? जैसे आपने और लोगों को काम भी दिया है जी जी। तो उनसे वो जो परिवार जुड़े हुए हैं उनको आप, तो मेरा मतलब ये है कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ? अब यहाँ हमारे साथ 15 लोग हैं जी। 15 लोग का जीविका चल रहा है जी। और भी जगह पे हैं लोग, हमारे शिष्य हैं, अन्य राज्यों में हमारे शिष्य हैं जो इससे अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में कुछ परेशानी तो आई होगी आपको? नहीं, कोरोना काल में यहाँ मधुमक्खी, डिमांड बढ़ गई थी? शहद की डिमांड बढ़ गई थी। अच्छा। हाँ, जी शहद का डिमांड बढ़ गया था जी। अपने यहाँ तो फिर भी ठीक रहा, नेपाल में तो शहद इतना खाए लो कि शहद ही ख़त्म हो गया। यहाँ से सप्लाई हुआ, हम खुद दिए वहाँ जी। बहुत लोग खाए। बाकी कोरोना काल में मधुमक्खी पालकों को कोई दिक्कत नहीं हुई, सरकार का पूरा सहयोग। उस समय के तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी हमारे यहाँ गोरखपुर में, यहाँ पद अधीक्षक राजकीय उद्यान का है जी जी जी। तो अधीक्षक राजकीय उद्यान थे बलजीत सिंह। तो हम 14 दिन तक घर में से नहीं निकले थे। 14वें दिन वो खुद हमारे साइड पे, हमारे एक साइड गांव पे थी, वो खुद चल करके आए और वहाँ से फ़ोटो खींच के हमको फ़ोटो डाले। तब हम तुरंत फ़ोन किए, कर्नल सिंह साहब हम आपके फार्म पे हैं, तो तुरंत हम वहाँ गए और बड़ा अच्छा लगा। उसी दिन से हम भी, नहीं तो 14 दिन तक हम साइड पे भी नहीं गए थे, वैसे मधुमक्खी अपना छाए में थी। मार्च का महीना था, पहला लॉकडाउन, तो लीची के बाग में लगाए थे तो अपना कोई दिक्कत था नहीं। तो आप जहाँ जहाँ लगाते हैं वहाँ अपने लोगों को भेज देते हैं? हाँ, वो गाड़ी के साथ चले जाते हैं। अच्छा, कितने दिन में ये शहद तैयार हो जाता है? अगर सीजन चल रहा है जी तो 1 सप्ताह 8 से 9 दिन में शहद निकल जाता है, 1 राउंड। 1 राउंड? हाँ, महीने में 3 राउंड लग जाता है, बढ़िया से 4 भी लग जाता है। जी 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 जी। और सीजन ऑफ हो जाता है जब, तब वही यहाँ सीजन अप्रैल से मान लीजिए ऑफ हो जाता है। अप्रैल से लेके सितंबर लास्ट तक यहाँ सीजन ऑफ हो जाता है। तो ऑफ सीजन में क्या करते हैं? कैसे? ऑफ सीजन में सब्जियों में लगावें, जो बेल वाली सब्जियां हैं जी, वहाँ उसमें लगावें। और बरसात में मोटा अनाज भी हो जाता है, जैसे बाजरा है जी, मक्का है। जी। तो हम तो इसीलिए पश्चिमी यूपी में हम लोग ले जाते हैं, वहाँ बाजरा की खेती ज़्यादा होती है जी, मक्का भी होता है जी, तिल्ली भी होती है। तो वहाँ लगावें तो आपको मतलब कृत्रिम भोजन नहीं देना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, पॉलन मिल रहा है और नेक्टर नहीं मिल रहा है, ऐसी दशा में उनको गर्मियों में 1 भाग चीनी 2 भाग पानी मिलाकर फीडर होता है, हमारे यहाँ मिलता है,
उसी फीडर में डाल दीजिए, मधुमक्खियाँ उसको पीकर हजम कर जाएंगी, न कि छत्ते में रखेंगी, उसको खा के पचा लेंगी और वो उड़ान भरेंगे। 1 सप्ताह में 1 बार देना होता है। जी। इनको कोई बीमारी भी लगती है? हाँ, बीमारी होती है, लेकिन आप अपने मौन वंशों को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाए रखें और समय समय पर सफाई दफाई करते रहें। घर की सफाई वो स्वयं कर लेती हैं, लेकिन समय समय पर सफाई दफाई करते रहें। और अगर नेक्टर की पूर्ति और पॉलन की पूर्ति नहीं हो रही है तो मौन वंश कमज़ोर होता है। ऐसी दशा में दूसरी जगह शिफ्ट कर दें जी, जहाँ उनको भोजन मिलता रहे। आपको कैसे अंदाज़ा लगता है कि ये बीमार हो गई? उनके कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ मधुमक्खियों के कुछ चेंज आ जाता है? हाँ, वो कमज़ोर हो जाती हैं और इनके में बीमारी कई लगती हैं, जैसे एक्रीन है, नौसीमा है, पैरालिसिस है, कोशिश रोग है, तो वो पता चल जाता है। जी। वो ट्रेनिंग जब कराया जाता है तो सारी चीज़ें, सारे लक्षण बताए जाते हैं कि ऐसे है, ऐसे है, सब बताया जाता है। तो आप अपना जैसे कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे जी, तो आप अपना नंबर भी बता दें कि लोग आपसे प्रशिक्षण के लिए। आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारा मोबाइल नंबर है 9450 जी 98 46 49। जी। ये मोबाइल नंबर है। और दूसरा व्हाट्सअप नंबर है 87 37 900 410। जी जी। 8737 900 410। किसान भाई ध्यान से सुने और जो हमारे नौजवान हैं वो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि आपने ये बताया है कि मैं फ्री ऑफ कास्ट इस काम को करता हूँ, इस नाते मैंने आपको ये नंबर भी दिलवा दिया कि आप इनसे मधुमक्खी पालन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। राजकीय उद्यान विभाग के सौजन्य से भी ये काम हो सकता है। अभी आपने काफ़ी डिटेल बताया, तो मुझे लगता है कि आज के स्वरोजगार की दिशा में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है। और इसको अगर जो हमारे नौजवान अपनाते हैं तो इससे उन्हें फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को भी रोज़गार देंगे। आप राजू सिंह जी हमारे बीच आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए हम आपका एक बार आभार व्यक्त करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।